ठीक है। आपको ये दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेटा में क्या है कि दो तरह के डेटा होते हैं हमारे पास। एक स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब है कि जो प्रॉपर फॉर्मेट में हो, जैसे रोज में इस तरीके से हेडिंग्स हो, हेडिंग के नीचे 1 2 3 4 5 लिखा हो, फिर नेम लिखा हो, फिर राम श्याम कुंदन इस तरीके से नाम लिखे हो। तो इनको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का क्या मतलब है? यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, फिर यहाँ पर नेम है, फिर यहाँ पर फिर से दूसरा नेम आ गया। तो मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उस तरीके का जो डेटा होता है उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर में कैसा आ गया, जैसे कोई एक्सेल फाइल है, टेबल है, कोई बड़ा डेटाबेस है, तो उस तरीके को डेटा को स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। अब जैसे मान लो कोई फोटोज हैं, फोटोज तो रैंडम होती हैं। अभी आप देखोगे गूगल इमेज पे जो फोटो स्टोर होती हैं, अब वो भी थोड़ा स्ट्रक्चर करने लग गए फेस के ऊपर में और लोकेशंस के बेस पर। बट अभी भी वो अनस्ट्रक्चर्ड ही है। ठीक है, क्योंकि फोटोज को रीड कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, वीडियोस को रीड करना मुश्किल काम है। और सोशल मीडिया में भी आप अगर अगर चलाते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी, तो आप उसमें देखो रैंडम फीड्स आती हैं, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। अच्छा, इन दोनों से हट के एक छोटा सा इन्होंने नया कॉलम बनाया जिसको नाम दिया सेमी स्ट्रक्चर्ड। मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है और थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे HTML एक लैंग्वेज है, XML एक फाइल का टाइप है, CSV एक फाइल का टाइप है। तो आप याद रखना कि दो मेन टाइप्स होते हैं डेटा का, एक स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, और तीसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। मतलब ना पूरे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और ना ही पूरा तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड है, मिक्स है। अब देखिए, डेटा कैप्चर एंड स्टोरेज डिवाइस। डेटा कैप्चर मतलब कि डेटा को इनपुट देने वाला, जैसे कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस जो हो गए कीबोर्ड, बारकोड स्कैनर, IoT सेंसर्स और अलग अलग जो डिवाइसेस हैं। अब स्टोरेज में क्या आ गया आपका? हार्ड डिस्क। HDD को हार्ड डिस्क बोला जाता है, हार्ड ड्राइव। SSD भी आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। और तीसरा हो गया क्लाउड, मतलब जो गूगल में हम फोटो स्टोर करते हैं ना, गूगल फोटोज में जाकर, तो वो फोटोज को कहते हैं क्लाउड। मतलब कि जो चीज़ें आप ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, क्लाउड का मतलब हो गया ऑनलाइन स्टोरेज। फिर रिट्रीवल, फेचिंग द स्टोरेज डेटा फ्रॉम फॉर द यूज। जो डेटा आपने क्लाउड में डाला गूगल फोटोज में, उसको आप वापस देखोगे भी, गो थ्रू भी करोगे, तो उसको फेचिंग कहते हैं। रिट्रीवल मतलब कि जो चीज़ ऑलरेडी है उसको निकाल के बाहर लेकर आना, देखने के या यूज़ करने के पर्पज से। फिर हमारा आता है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। जैसे कोई भी डेटा है, डेटाबेस में आपका स्टोर हो रखा है, अब उस डेटा को आपको निकालना है और डिलीट करना है। ठीक है। डिलीशन मार्क्स मेमोरी स्पेस फ्री। मान लो कभी आपने देखा होगा गूगल ड्राइव पे ना सिर्फ आपको 15 GB का स्टोरेज मिलता है, तो वो जल्दी भर जाता है। अगर आप फोटो वीडियो डालोगे ना उस पर हाई क्वालिटी वाली, तो जल्दी भर जाता है। फिर वो आपको बोलता है कि यार स्टोरेज स्पेस आप खाली करो। या फिर मोबाइल फ़ोन में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे ऐप्स आप भर दोगे ना, तो वो कहेगा कि स्टोरेज नहीं बचा है, तो हमें डिलीट करना पड़ता है। तो जब आप डिलीट करते हो, तो डिलीट करने से क्या होता है कि आपका जो पुराना डेटा था वो चला जाता है। और फिर मान लो आपको कोई गेम इंस्टॉल करना है, तो आप उस डिलीटेड जगह जहाँ पे डिलीट कर दिया उस जगह पे स्पेस खाली हो गया। अब जब वो स्पेस खाली हो गया, तो आप उस पर दोबारा से कुछ आप भर सकते हो, उस जगह पे कोई एप्लीकेशन डाल लिया, कोई गेम डाल लिया। इस तरीके से आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हो। अच्छा, जो डेटा एक बार डिलीट हो गया, उस डेटा को क्या रिकवर किया जा सकता है? बिल्कुल। कभी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई भी डेटा हमेशा पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है। आज आप मेरे पास पेन ड्राइव लाओगे कि सर देखो मैंने डेटा था इसमें, मैंने डिलीट कर दिया, आप रिकवर करके दिखाओ, तो वो बिल्कुल रिकवर किया जा सकता है। 100% रिकवरी। ठीक है। तो कभी भी कोई भी फाइल हम सोचते हैं ना कि मैंने डिलीट कर दिया, मोबाइल से डिलीट हो गया, लैपटॉप से डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, नहीं, कभी डिलीट नहीं होता। एक बार जो सिस्टम पे चढ़ गया, वो चीज़ कभी डिलीट नहीं होती है। चाहे आप उसको कैसे भी डिलीट करो, दिखाई आपको नहीं देगा, स्टोरेज स्पेस भी घट जाएगा, लेकिन उसकी एक माइक्रो कॉपी हमेशा अवेलेबल होती है। ठीक है। मतलब इसे ही हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं क्या? करेक्ट। डिजिटल फुटप्रिंट एक्चुअली अलग होता है। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसका एक कॉपी जो है,
एक इमेज, वो एक हमेशा छोटे से साइज में अवेलेबल हमेशा के लिए रहती है, उसको डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। आपने कोई फोटो डाली, कोई वीडियो डाला, कोई डेटा रखा, और वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए माइक्रो जो है ना फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वो स्पेस दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है, क्योंकि स्पेस बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो वो जो डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, मतलब कि डिजिटल फुटप्रिंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो अभी तक डिजिटल नहीं थी, मतलब कि कोई बिल है, बिल आपका जो था ना पेपर पे था आज तक, डिजिटल नहीं था वो, उसको आपने कंप्यूटर पे डाल दिया, अब वो डिजिटल फुटप्रिंट उसने क्रिएट कर दिया। कोई भी चीज़ जब डिजिटल हो जा रही है मतलब कंप्यूटराइज हो गई, कंप्यूटर में लेकर आ गए आप उसको, जो कंप्यूटर में पहले नहीं था, उसको डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं। ओके। अब हम आते हैं सिक्योरिटी पे, जिसमें आता है आपका पासवर्ड्स, फिर एनक्रिप्शंस, फिर आता है सिक्योर डिलीशंस। पासवर्ड्स तो आपको पता है कि नॉर्मल तरीके से हम जो पासवर्ड्स लगाते हैं, किसी पे फोल्डर पासवर्ड्स हम लगाते हैं, कभी कंप्यूटर में पासवर्ड लगा देते हैं, तो ताकि इसलिए लगाते हैं, एक्सेस हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे सिस्टम को खोल नहीं सकते, ना खोल सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये पासवर्ड जो है फोल्डर्स पे रखते हैं। एनक्रिप्शन हो गया, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप में एक दूसरे को चैट कर रहे हो, अब उस चैट को कोई थर्ड पर्सन हैक ना करे, तो उसको एनक्रिप्शन कहते हैं सिक्योरिटी में, कि कोई तीसरा आदमी उसको ना पढ़े। सिक्योर डिलीशंस में भी सिमिलर होता है कि आप कोई डेटा डिलीट कर रहे हो, तो उस डेटा को जो डिलीट कर रहा है, करने के बाद में उसको रिकवरी जो है कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता, आपका डिवाइस ज़रूर चाहिए, आपका बिना डिवाइस का कोई रिकवरी उसमें नहीं करवा सकता, तब जाके वो सिक्योर डिलीशन होता है। अब हम आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स पे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि एक सीपीयू के ऊपर में एक छोटा सा चिप होता है, बहुत छोटा सा, जैसे हमारे लैपटॉप्स में, विंडोज़ लैपटॉप में इंटेल का चिप होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अब उसकी क्लॉक स्पीड होती है कि भाई इतने, मेरा जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड इतनी है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसमें स्नैपड्रैगन का ज़्यादातर मतलब मोबाइल फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन डला होता है। एप्पल का फ़ोन है तो उसमें अलग प्रोसेसर होता है, एप्पल का जो मोबाइल फ़ोन होता है उसका प्रोसेसर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मैकबुक है, मैकबुक का प्रोसेसर अलग है। तो जब कोई प्रोसेसर नहीं बना हुआ था, तो उस टाइम पे सभी प्रोसेसर्स का जो हेड था दैट वाज इंटेल। हर जगह, पीसी में, लैपटॉप में, एप्पल में, सब में इंटेल चलता था। लेकिन अब तो सबने अपना अपना प्रोसेसर बना लिया है, और चाइना में सबसे ज़्यादा स्नैपड्रैगन चलता है। तो स्नैपड्रैगन आप देखोगे ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में भी स्नैपड्रैगन है, क्योंकि सस्ता है, फास्ट है। और प्रोसेसर करता क्या है, जो सीपीयू का काम है ना, सीपीयू को जब आप छोटा बना दोगे एकदम माइक्रो लेवल पर, तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सीपीयू दिखने में बहुत बड़ा होता है, माइक्रो प्रोसेसर वही सेम काम करता है लेकिन बहुत ही छोटा सा होता है, चिप जितना छोटा होता है, बस इतना डिफरेंस है। तो अगर कोई पूछेगा भाई माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, आप क्या बोलोगे? मिनी सीपीयू होता है। माइक्रो सीपीयू, मिनी नहीं, मिनी थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। जब आप 11th में पढ़ोगे, मिनी, माइक्रो, नैनो, ये सब साइज, साइज होता है, जैसे होता है ना ग्राम, किलोग्राम, वैसे ही होता है, वो छोटे से बड़ा होता जाता है। तो सबसे छोटा तो आपका नैनो हो गया, माइक्रो उसके ऊपर आ गया, फिर मिनी उसके ऊपर आया। ठीक है। हाँ। अब आते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। अब हमने नॉर्मल कंट्रोलर पढ़ा था, सेंट्रल कंट्रोलर्स, अब देखो ये आ गया माइक्रो कंट्रोलर्स, यानी कि छोटे लेवल पर, एकदम स्मॉल स्केल पर, जैसे सीपीयू के अंदर होता है ना रैम रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, तो ये चिप्स लेवल पर जब छोटे छोटे होते हैं, उनको माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है, जो मदरबोर्ड के ऊपर में आपको दिखने मिलता है। नॉर्मली माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, सीपीयू के जैसे मोबाइल फोन्स है ना, तो उसमें इतना छोटा सा एक सीपीयू होगा, छोटा सा सीपीयू उसमें डला हुआ होगा, छोटा सा रैम होगा उसमें लगा हुआ, छोटा सा उसमें रोम लगा हुआ होगा, छोटा सा मदरबोर्ड होगा। तो उसको बोलेंगे माइक्रो कंट्रोलर, मतलब ये इतना सा ही है, छोटा सा माइक्रो सा डिवाइस है, और ये सबको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। अब ये क्या क्या काम कर सकता है,
ये आपका वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन देखा, उसमें बहुत बड़ा मशीन नहीं होता, उसका छोटा सा ही इनपुट होता है। बहुत बड़ा डिस्प्ले नहीं होता, छोटा सा डिस्प्ले होता है उसका, खाली नंबर्स दिखाता है वो। उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर होता है। आपका घड़ी हो गया, स्मार्ट वॉच, उसमें होता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रोवेव अवन हो गया, उसमें भी छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर होता है। टीवी का रिमोट हो गया, कार का सिस्टम हो गया, उन सब में माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं। अब उन माइक्रो कंट्रोलर्स का काम ना बहुत लिमिटेड होता है, बहुत सारे काम नहीं होता, छोटा सा काम होता है। जैसे टीवी का रिमोट से सिर्फ टीवी चलेगा, पंखा नहीं चलेगा। वॉशिंग मशीन के माइक्रो कंट्रोलर से सिर्फ वॉशिंग मशीन चलेगा, कुछ और काम नहीं कर सकता। ठीक है। अब कुछ माइक्रो कंट्रोलर ऐसे हैं जो बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच टाइम भी दिखाएगा, घड़ी भी दिखाएगा, फोटो भी खींचेगा, मोबाइल फोन से कनेक्ट भी हो जाएगा। तो वो मल्टीपल वर्क कर रहा है, ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है वो। फिर हम आते हैं सॉफ्टवेयर्स पे। सॉफ्टवेयर्स क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ टास्क हैं जो एक दूसरे से करवाते हैं। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अब उस मोबाइल फ़ोन में आप चाहते हो कि यार आपकी फ़ोटो ना ऑटोमेटिक खींचे, तो आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना लिया। मतलब कुछ आप उसमें नया नहीं लगा रहे, जो ऑलरेडी उसमें लगा हुआ पार्ट है, उसी को आप बोल रहे हो काम करके देने के लिए। जैसे कि आपके घर में काम करने के लिए कोई हेल्पर आते हैं, उस हेल्पर को आपने बोला कि आज खाना बना दो। उसी हेल्पर को आप कह रहे हो कि यार एक काम करो ना, थोड़ा सा मेरा इस रूम, अपने रूम, मेरे रूम को क्लीन कर दोगे। तो आपने उसको एक नया सॉफ्टवेयर बोला बनाने के लिए। हार्डवेयर, वो हेल्पर जो है वो हार्डवेयर है, और जो आप उसको कमांड दे रहे हो वो सॉफ्टवेयर है। कमांड जो दे रहे हो वो सॉफ्टवेयर है कि भाई एक काम करो, झाड़ू लगा दो, एक काम करो, थोड़ा सा कुकिंग कर दो, थोड़ा सा रूम को सिस्टमेटिक वे में सेट कर दो। तो जो आप उसने आपने जो उससे काम करवाया उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे। सिमिलरली कंप्यूटर की भाषा में जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, जो आप उससे काम करवा रहे हो। माउस से आप क्या करा रहे हो, माउस से गेम भी खेल रहे हो, उसी माउस से आप टाइप भी कर रहे हो, उसी माउस को आप कर्सर को पॉइंट आउट करने के लिए भी यूज़ कर रहे हो। तो वो कैसे यूज़ होता है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में। भाषा, एक दूसरे को बात करते हैं वो लोग। तो कर पूछेगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप अपने हेल्पर को दे रहे थे, और यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर्स। टाइप्स क्या हैं, तो एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर खुद का होगा। सिस्टम मतलब कंप्यूटर का खुद का सॉफ्टवेयर। जैसे कि जब कंप्यूटर नया नया होता है, तो उसमें पहले से ही ऑफिस डला हुआ होता है, और डस्टबिन होता है, एक रिसाइकल बिन होता है, एक फ़ोटो खींचने के लिए होता है लैपटॉप में। तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होके आते हैं नया कंप्यूटर में। और दूसरा होता है प्रोग्रामिंग टूल्स। मतलब कोडिंग करोगे ना जब आप पाइथन, तो वो प्रोग्रामिंग टूल्स हो गया, अलग से आपने डाला। फिर तीसरा हो गया कि कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे कोई गेम इंस्टॉल कर लिया, जूम टीम मीट इंस्टॉल कर लिया, जूम कॉल इंस्टॉल कर लिया। तो ये एप्लीकेशंस अलग अलग हो गए, ये आपने खुद से इंस्टॉल किया एक्सटर्नली, पहले से नहीं था। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो ऑटोमेटिक पहले से सिस्टम में आते हैं, जो आपके हार्डवेयर को चलाने में काम आते हैं, मेन हार्डवेयर को। अब इसमें जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में एक सॉफ्टवेयर है। जो विंडोज़ है ना आपका, जो विंडोज़ 10 है, 11 है, वो खुद में एक सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है वो। उसके अंदर में फिर और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हम चलाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। मतलब जब आपका कंप्यूटर आता है नया नया, तो उसमें पहले से डला हुआ आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यूटिलिटीज़ में जैसे कैमरा आ गया, माइक्रोफोन का लैब उसमें, कैलकुलेटर, ये सब यूटिलिटीज़ में आ गया। फिर ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर, मतलब जब आप प्रिंटर खरीदते हो या वेबकैम खरीदते हो, तो उसमें ना ड्राइवर इंस्टॉल करते हो। तो वो सब आपका किस में आ जाता है, सिस्टम में। मतलब कि जो सिस्टम की मेन फंक्शनिंग करने में जो हेल्प करता है उसके अंदर आ जाता है। अब इसके बाद में जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे दूसरे, जो डेवलपमेंट के हो गए, जैसे कोडिंग करने के लिए आप पाइथन इंस्टॉल करोगे, उसको प्रोग्रामिंग टूल कहेंगे। सी लैंग्वेज यूज़ करोगे या जो भी, मतलब उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब चलाओगे ना कंप्यूटर में, तो उसको प्रोग्रामिंग टूल्स कहते हैं, या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स भी इसको कह सकते हो, टूल्स भी कह सकते हो। और इसको आप सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हो कि भाई मेरे पास में मैंने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक काम करें, एकदम लिमिटेड। जैसे जूम आपने इंस्टॉल किया है अपने पीसी में,
या फिर आपने कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, गेम इंस्टॉल किया है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब इन्हें आप अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हो। MS ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, PPT हो गया, एक्सेल हो गया, या आप बाद में इंस्टॉल करते हो ना जो, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके हो गए, जो कि एक छोटा सा काम करते हैं, स्पेसिफिक, परफॉर्म्स वेरी स्पेसिफिक यूजर टास्क, एक छोटे से काम को करने के लिए यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बड़ा रिसोर्स मैनेजर है। मतलब कि विंडोज़ जो आपके कंप्यूटर में डला हुआ है, वो क्या है, रिसोर्स मैनेजर। उस विंडो के अंदर में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पहले से ही इंस्टॉल्ड होके आए हैं। जैसे उसमें कैलकुलेटर इंस्टॉल है, कैमरा इंस्टॉल है उसमें, वो अभी माइनक्राफ्ट वाला गेम पता नहीं आया कि नहीं उसमें, लेकिन हमारे टाइम में विंडो में पहले से ही डला हुआ आता था। तो रिसोर्सेज मतलब कि उसके पास में बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पहले से ही हैं, और उसको रिसोर्स को मैनेज कर रहा है या सॉफ्टवेयर को मैनेजर कर रहा है। तो और रिसोर्स मैनेजर और सॉफ्टवेयर मैनेजर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसमें विंडोज़ डला हुआ होगा, PC है तो विंडोज़ होगा। अगर कभी मान लो पुराना PC आपने देखा किसी कोडर का, तो उसमें लिनक्स होता है डला हुआ। अब जैसे मेरे पास है तो ये मैकबुक है, एप्पल है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक OS है। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन होगा, या तो एंड्रॉयड होगा या फिर iOS, यानी कि एप्पल का फ़ोन होगा तो उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, तो हर डिवाइस का अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, यूज़र इंटरफेस का बहुत सिंपल भाषा में बोलूं कि क्या होता है, मतलब यूज़र आप हो, और आपको जो आपके कंप्यूटर के सामने दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस क्या हुआ कि मेरे आंख के सामने जो दिख रहा है, यानी कि ये स्क्रीन जो दिख रही है, इसको ये यूजर इंटरफेस है। अब ये इतना सुंदर है नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। सबसे पहला वाला जो यूजर इंटरफेस था, फर्स्ट स्लाइड जिसमें थोड़ा सा एनिमेशन हो रहा था, वो वाला बड़ा सुंदर था। ठीक है, यूजर इंटरफेस का मतलब है जो आपकी आंखों से आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या है, कमांड लाइन, अगर मान लो MS DOS यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा ग्राफिकल होता है। अच्छा, जो MS DOS होता था ना, मैंने जो लैपटॉप लिया था वो डॉस था। मतलब कि वो सिर्फ 0 1 की लैंग्वेज समझने वाला कंप्यूटर था, लेकिन फिर मैंने उसमें विंडो इंस्टॉल कर लिया था, थोड़ा सा एडवांस। क्योंकि डॉस कंप्यूटर्स ना पहले बड़े सस्ते आते थे, उसमें लोग ना विंडो इंस्टॉल करवा लेते थे। आजकल जो नए लैपटॉप्स आते हैं उसमें पहले से ही विंडोज़ डला हुआ आता है। तो आज के डेट में क्या है, ग्राफिकल, मतलब कि पिक्चर्स आप देख सकते हो। जो मैंने खरीदा था वो ब्लैक स्क्रीन वाला था, आपके पास जो होगा वो ग्राफिकल है, जिसमें विंडोज़ या मैक का मतलब पहले से ही ग्राफिक्स डला हुआ होता है। फिर स्मार्टफोन्स होते हैं, वो टच इंटरफेस के आते हैं, उसमें आप टच कर सकते हो। फिर आपका गूगल असिस्टेंट है, सिरी है, तो उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, बात करने का, मुंह से बोलने वाला। उसमें ना टच कर सकते हो, ना उसमें कोई ग्राफिक्स है। आपने उसको कमांड दिया ओके गूगल, तो तुरंत चल जाएगा। मैं बोलूँगा ओके सिरी, तो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जेस्चर से, अच्छा आपके मोबाइल में ना एक फंक्शन होगा, जब भी किसी का कॉल आता है मोबाइल पकड़ के उल्टा रख दो, ऑटोमेटिक कॉल रिंगर बंद हो जाएगा। अलार्म बज रहा है, बजते बजते इरिटेट हो गए, अब मोबाइल को पकड़ो उल्टा रख दो, ऑटोमेटिक अलार्म आपका बंद हो जाएगा। मतलब अगर वो फीचर ऑन कर रखा होगा तभी बंद होगा, ऐसा नहीं कि कल आप ट्राई करो और ना बंद हो तो बोलो कि भाई सर आपने ऐसा बता दिया, मोबाइल तो मेरा बंद हुआ ही नहीं। तो वो ऑप्शन सेटिंग्स में मिलता है, आप उसको वहाँ से जेस्चर कर सकते हो। मैं बहुत यूज़ करता था जब मैं 10th में था, तो 11th में, सॉरी 11th में जब मैं आया तो मेरे पास नया नया मोबाइल फ़ोन आया था, मेरे फादर ने मुझे उस टाइम खरीद के दिया था, Samsung Galaxy Y। तो मैंने बहुत सारे जेस्चर के ना छोटे छोटे ऐप्स इंस्टॉल कर लिए थे मोबाइल में, कि मैं हाथ से ना ऐसे ऊपर कैमरा के आगे ऐसे स्लाइड करूं तो मेरा फ़ोन अपने आप लॉक खुल जाए। फिर मैं उसको ऐसे हाथ दिखाऊं पॉज करके, तो वो कोई भी गाना अपने आप पॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से ना मैंने बड़े सारे फ़ोन्स में तिड़कमबाजी की हो। तो आपने कभी ऐसा कुछ किया है क्या, मतलब फ़ोन्स में, लैपटॉप में? मतलब गेस्चर्स में तो जैसे कैमरा है तो कैमरा के सामने ऐसा होता है कि आप आपको सेल्फी लेनी है, मतलब सेल्फी में तो अलग होता है, करेक्ट, अगर फोटो लेनी है अगर, तो पाम अपना दिखाओ। हाथ दिखाओ, पाम दिखाओ उस पे, तो वो टाइमर ऑन हो जाता है उसमें, तो आप वो करेक्ट तब करेक्ट। फोटो।
सही कह रहे हो आप। अभी उन्होंने पहले से कुछ जेस्चर्स पहले से डाल के भेजे हैं, तो हमारे टाइम पे नहीं था, बट अब है, तो अब तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपने सही समझा कि उसको जेस्चर कहते हैं। तो ये सब आपके यूज़र इंटरफेस हो गए, कि मतलब यूज़र जो है अपने सिस्टम से कैसे बात कर रहा है, यूजर इंटरफेसेस, यूजर कैसे अपने सिस्टम से बात कर रहा है। तो पहला हो गया कमांड लाइन से बात करने वाला, जो सबसे पुराना टेक्निक है, रेड वाला। दूसरा फिर थोड़ा सा एडवांस जमाना आया जिसमें ग्राफिकल है, जिसमें बटन्स वटन्स हो गए दबाने का। तीसरा तरीका आया जब थोड़ा और एडवांस हो गया तो टच स्क्रीन आ गया। चौथा आ गया कि वॉइस के थ्रू। पांचवा आ गया जेस्चर के थ्रू। तो हम इन 5 तरीकों से बात कर सकते हैं कंप्यूटर से। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो देखो, एक तो है कि प्रोसेस को मैनेज करना। एक कंप्यूटर के अंदर में खुद के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक फैन ऑन हो जाता है, डिस्प्ले ऑन हो जाता है, कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है। तो ये मैनेज करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को। फिर मेमोरी भी मैनेज करता है। अगर मैंने मान लो एक्सेल खोला तो मैं ऑटोमेटिक रैम चल जा एक्टिवेट हो जाएगा, रोम ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने मान लो विंडोज़ ऑन किया तो हमको मुझे को जाके रैम एक्टिवेट करना पड़ रहा है, रोम को एक्टिवेट करना पड़ रहा है, नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है सब कुछ। तो पहला है प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा है कि मेमोरी मैनेज करना। भाई कोई एप्लीकेशन खोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिक उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी दे दे। कोई गेम चला रहा हूँ तो और ज़्यादा पावर चाहिए तो और उसको थोड़ा ज़्यादा मेमोरी दे दो। तो मेमोरी मैनेज करना। फाइल को मैनेज कैसे करते हैं? फोल्डर बाय फोल्डर हमने डेटा बना के रखा हुआ है, उसको अच्छे से मैनेज करना कि हाँ सिस्टम से लेफ्ट साइड में सबको लगा दे, राइट में लगा दे। तो उस तक फाइल मैनेजमेंट हो गया। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब प्रिंटर लैपटॉप में आपने अटैच कर रखा है, वेबकैम अटैच कर रखा है, ये सारी चीज़ें अटैच की हुई हैं। जब इन सारी अटैचमेंट्स को ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जो है आपका सीपीयू, जब वो कनेक्शन बना देता है कि भाई लेफ्ट राइट अप डाउन सारे सिस्टम चेक हैं कि नहीं, वो खुद ही चेक करता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर सिक्योरिटी एंड अपडेट्स और यूज़र इंटरफेस। जैसे विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हो आप तो उसमें ऑटोमेटिकली ना सिक्योरिटी अपडेट का अपडेट जैसे ही आता है ना तो आपको बताता है। कोई वायरस एंटर करता है तो बताता है। कुछ नया अपडेट आ जाता है तो बताता है। कोई नया एप्लीकेशन आता है तो आपको पॉपअप करके नोटिफिकेशन में शो करता है। तो ये सारी चीज़ें करना सिक्योरिटी और यूज़र इंटरफेस में आ जाता है। तो 5 मेन काम कौन से हैं? एक तो है प्रोसेस को मैनेज करना। दूसरा है मेमोरी को मैनेज करना। तीसरा है जो फाइल उसके अंदर में रखी हुई है मैंने उसको मैनेज करना। चौथा सारे डिवाइसेस को मैनेज करना। और पांचवा सिक्योरिटी और यूज़र इंटरफेस को मैनेज करना। हेलो। हाँ। हाँ जी। सो ये हमारा टोटल ओवरऑल कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर में क्या क्या काम होते हैं, ये बहुत ही बेसिक ओवरव्यू मैंने आज आपको दे दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में आपके जो टॉपिक्स थे वो सारा टॉपिक कवर हो गया। अब आपको करना ये है कि घर पे आपको एक्सरसाइज करनी है। एनसीईआरटी का एक बुक है, उस बुक में आपने ले लिया कि पीडीएफ आपने उसको उसमें डाल रखा है? अभी तो पीडीएफ फॉर्म में है। पीडीएफ फॉर्म में है ना? ठीक है। हाँ। तो अभी उसको पीडीएफ को ना एक बार गो थ्रू करना है, मतलब रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, रटना नहीं है। मैं रटने पे कभी भी बिलीव नहीं करता और ना मैं आपको बोलूंगा रटने के लिए। आप समझो, अंडरस्टैंड इट इन योर ओन वर्ड्स, अपनी भाषा में समझो, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है। आप कहाँ से हैं वैसे बेसिकली? गाजियाबाद से ही। गाजियाबाद से, ठीक है। एंड आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कहाँ के थे? ग्रैंड पेरेंट्स भी गाजियाबाद से ही है, मतलब अच्छा ऐसा आप, कोई दूर का नहीं है। ओके ओके। तो जैसे देखो गाजियाबाद में आप लोग, वहाँ का ना लैंग्वेज अलग है। आप अपनी भाषा में इमेजिन करो कि भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, कोई पूछ देगा मेरे से कि भाई चल ऋषभ, तुम तो कंप्यूटर क्लासेस जाते हो, तो एक काम करो मुझे बताओ भाई कंप्यूटर क्या होता है, तो उसको मैं उसकी भाषा में समझा सकूं।
मुझे बस इतना नॉलेज चाहिए। टेक्निकल नॉलेज ना आपको हो जाएगा टाइम के साथ, धीरे धीरे। आप उसको अपने वर्ड्स में इंग्लिश में फ्रेम करके इजीली आप उसको लिख सकते हैं। बट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है आपको। लिख तो कोई भी लेगा, समझ में जिसको आ गया ना वो अपने आप लिख लेता है। तो आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, और गो थ्रू करना है, पूरे रीड करना है, मतलब एक बार में पूरा उसको रीड करना है, सिर्फ एक बार। बार बार उसको नहीं करना, एक बार रीड कर लिया। और रीड करने के साथ साथ में जिस चीज़ में आपको डाउट लग रहा है कि यार ये चीज़ ना समझ में नहीं आ रही मुझे, उस चीज़ को सर्कल कर लेना है या हाईलाइट कर लेना है पेंसिल से, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो पीडीएफ में, तो पीडीएफ में भी हाईलाइटिंग का आता है ऑप्शन, ऊपर बटन में हाँ। बना हुआ आता है, तो उसको हाईलाइट कर लेना उसको। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, तो मेरे से आप वो क्वेश्चंस में डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन अब आपको, आपका होमवर्क ये है, पढ़ना तो है ही, मतलब जितने क्लासेस में करवाऊंगा वो सारा आपको पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा होमवर्क में आपको ये करना है कि भाई ये वाला जो पार्ट आपका है, एक्सरसाइज वाला लास्ट में जो आता है, वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। ठीक है। एनसीईआरटी की बुक का लास्ट एक्सरसाइज जो है, वो सिर्फ उसको कंप्लीट कर लेना आप, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। एक्सरसाइज के अंदर में कितने क्वेश्चंस हैं आपके? आई थिंक उसमें 14 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। वो 14 क्वेश्चंस बस आपको करना है, और वो पेन पेपर से लिखना है। मतलब क्वेश्चंस भी उतारने होंगे? नहीं, क्वेश्चंस तो क्या ही होगा, क्वेश्चन तो एक ही लाइन का क्वेश्चन होगा। आंसर्स लिख लो आप, क्वेश्चन आंसर दोनों ही लिख लो सबसे अच्छा सा। ठीक है, मतलब वो इसी क्लास का होमवर्क हो गया फिर? हाँ, इसी क्लास का होमवर्क हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट। हमारी जो है ना, वो हमारी होगी आज मंडे था, वेंसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। अब हम मॉर्निंग, क्यों आपके फादर ने कहा मॉर्निंग में आप फ्री रहते हो, तो हम मॉर्निंग में क्लासेस कर लिया करेंगे 7:30 7 के आसपास में। हाँ ठीक है। ठीक है, मॉर्निंग में क्लास हो जाएगा तो माइंड भी फ्रेश रहेगा, और कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो माइंड फ्रेश चाहिए ही।